नेपाल की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है। देश की पहली मुख्य न्यायाधीश रह चुकी सुशीला कार्की अब नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। शुक्रवार रात उन्होंने शपथ ली और देखते ही देखते पूरा देश चर्चा में आ गया। कार्की युवा की पहली पसंद मानी जा रही है क्योंकि उनकी छवि बेदाग और ईमानदार रही है। भारत से उनका गहरा नाता भी है। उन्होंने 1975 में वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमएस किया था। बीएचयू के प्रोफेसर दीपक मलिक बताते हैं कि छात्र जीवन से ही कार्की सिद्धांतों पर अडिग और अनुशासित रही हैं। न्यायपालिका में रहते हुए उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की और इसी वजह से जनता के बीच खास पहचान बनाई। देखिए ये खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर दीपक मलिक जी, और आज हम नेपाल के जो नई प्रधानमंत्री बनी हैं सुशीला कार्की जी, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा थी तो उस दौरान प्रोफेसर मलिक वहाँ पे पढ़ाते थे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। तो सबसे पहला सवाल, आपका व्यक्तिगत कैसा उनसे बातचीत था और क्या नेचर था उनका? देखिए, मैं नेचर के रूप में अगर मुझे वर्णन करना हो तो मैं सुशीला जी को एक बहुत ही साफ सुथरी, ईमानदार और बहुत सोच समझ के फैसला लेने वाली, प्रौढ़, जो माने अचानक कूद के किसी चीज़ में नहीं शामिल हो जाएंगी या नहीं करेंगी। पूरे तौर से पूरी व्यवस्था को देखकर, पूरी परिस्थितियों को देख कर काम करती हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ही प्रौढ़ राजनीतिक समझ उनमें है। और दूसरा ये है कि चूँकि वो बनारस में तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हैं, यहाँ पर बीएचयू में पढ़ी वो, लेकिन उसके बाद वो वकील के पेशे में गई, वकालत किया उन्होंने, और उसके बाद वो जज हुई और उसके बाद चीफ जस्टिस नेपाल की हो गई। मैं प्रथम चीफ जस्टिस हैं, महिला चीफ जस्टिस नेपाल में भी। भारतवर्ष में तो आज भी कोई चीफ जस्टिस महिला नहीं हो पाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि सुशीला जी में वो सारी क्वालिटीज़, वो सारे गुण थे जिन गुणों से एक नई शुरुआत, एक बेहतर, एक ईमानदारी की शुरुआत नेपाल में होने जा रही है, और उसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं इनको इस तरह से बधाई भी देना चाहूँगा कि, और बधाई मैं उन विद्यार्थियों को भी देना चाहूँगा, उन नौजवानों को भी देना चाहूँगा जिन्होंने आम सहमति से उनको चुना, क्योंकि उनके सामने विकल्प और भी थे, और भी लोग थे, 3-4 और कैंडिडेट थे, लेकिन सुशीला कार्की को ही उन्होंने चुना अपने इन अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में। दूसरी बात, एक पृष्ठभूमि के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि सुशीला कार्की आखिर बनारस आई क्यों, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी बनी क्यों। उसकी वजह ये थी कि नेपाल में सन 60 से एक बहुत क्रूर राजतंत्र, वो उनका नाम था राजा महेंद्र, उनके तत्वावधान में एक क्रूर राजतंत्र की सूचना हो गई थी, और उस राजतंत्र ने वहाँ पर सारे राजनीतिक दलों को विघटित कर दिया था, और नौजवानों की बहुत हत्या हुई वहाँ पर। साथ ही साथ वहाँ जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो नेपाल में लगभग, जो हमारे यहाँ महात्मा गांधी की एक हैसियत मानी जाती है, जो उनका हम प्रोफाइल देखते हैं, चेहरा देखते हैं, जिस तरह से हम श्रद्धा करते हैं उनको, और हमारे राष्ट्रपिता माने जाते हैं, तो नेपाल में भी अगर कोई राष्ट्रपिता हम कहें, जनतंत्र के राष्ट्रपिता, तो बीपी कोइराला थे। तो बीपी कोइराला 60 में चुने गए थे प्रधानमंत्री, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 1.25 साल या उससे भी कम दौर में प्रधानमंत्री थे। एक पब्लिक मीटिंग से राजा ने उनको गिरफ्तार करवा लिया, उसके बाद 8-9 साल जेल में रख दिया उनको, और सारे दलों को उसमें बैन कर दिया वगैरह वगैरह। तो ये दौर था जिसमें चूँकि नेपाल में राजनीतिक कार्यक्रम राजा के का विकल्प खोजने का काम नहीं हो सकता था, इन अत्याचारों से कोई मुक्ति दिलाने का काम नहीं हो सकता था, क्योंकि पुलिस, सिपाही सब कुछ था। हमें याद है एक बार हम शुरुआत में 64, 65, 66 वगैरह में नेपाल में गए थे, उसमें राजा महेंद्र का राजपाट था। तो एक छोटे से
कस्बा हिटौड़ा शायद नाम है, वहाँ पर रुकना पड़ा था हमको। तो सुबह हम वहाँ पर ऐसे ही निकले कि कहीं चाय वाय मिल जाएगी, तो गए तो मैंने देखा कि लोगों के जो खिड़कियाँ हैं वो खुली हुई हैं, दरवाजे तो बंद हैं लेकिन खिड़कियाँ खुली हुई हैं, और खिड़कियों से आप राजा महेंद्र का फ़ोटो देख सकते हैं। तो मैंने एक आदमी से पूछा, हमको हमसे बातचीत करने एक आदमी आए थे, मैंने पूछा कि ये क्या मामला है भाई, ये खिड़की से खिड़कियाँ खुली रखते हैं और उसमें ये दिखलाई पड़ता है। बोले ये ज़रूरी है, नहीं हो तो गिरफ्तार हो जाएंगे और हो सकता फांसी लग जाए हमको। तो ये इस तरह का राजपाट था। उस राजपाट में सुशीला कार्की ने साहस करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उसके बाद बाकायदे वो नेपाल लौटी, जब जनतंत्र धीरे धीरे लौटने लगा, और फिर वो कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस की के पक्ष में उन्होंने वकालत भी शुरू की, बहुत अच्छा, और जनता के को न्याय मिले इसके लिए वकालत शुरू की, और उसके बाद जज बनी, उसके बाद चीफ जस्टिस बनी। पहली मुलाकात आपकी किस सन में हुई थी, और जब पहली मुलाकात की क्यों बात पूछ रहे हैं, 75 की बात है, अब हमको थोड़ी नहीं याद रहेगा पहली दूसरी मुलाकात। बात की जाए, जब आप कभी भी आपको ऐसा कुछ लगा हो कि अभी छवि मुलाकात हमसे हुई है 4-5 महीने पहले, तो वो पूछ सकते हैं। हाँ 4-5 महीने पहले मुलाकात। हाँ, मतलब अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में ऐसे ही मुलाकात। अच्छा, तो क्या लगता है इनका कार्यकाल नेपाल में किस तरीके का होना चाहिए, कैसा हो? मेरे ख्याल से सुशीला जी जिस तरह से एक ईमानदार व्यक्ति हैं, देखिए राजनीति में आज सबसे बड़ा जो टोटा है, जो अभाव है, वो राजनीति ईमानदार लोगों का है। झूठ बोलने वाले तो सब लोग हैं, और माने दुनिया के पैमाने पे हैं। ट्रम्प साहब से लेके पूरा दुनिया देख ले, सब झूठ ही बोलते हैं, बहुत लंबे चौड़े दावा करते हैं और फिर करते हैं बिल्कुल उल्टा है। कहेंगे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बिल्कुल भ्रष्टाचार बिल्कुल करेंगे, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे। हैं, कहेंगे जनतंत्र लाएंगे और पता लगा कि जनतंत्र को बिल्कुल से मिट्टी में मिला देंगे। तो उस मायने में मैं कहूँगा कि सुशीला जी बहुत ही साफ सुथरी महिला हैं, और जैसे होता है ना, आप एक सधे हुए राजनीतिक को हमारे देश में भी अगर आप बात करें तो बड़ी खूबसूरत बातें करेगा वो, लेकिन वो काम दूसरा करता रहता है, उसका आचरण दूसरा है और वो दूसरा है बिल्कुल से। तो सुशीला जी ऐसी नहीं है, सुशीला जी बाकायदे उस पर रिएक्ट करेंगी कि भाई आप तो पैसा खाते रहते हैं, आप तो ये करते हैं, आप तो ये करते हैं, आप जात पात करते हैं, आप बाहुबली गुंडागर्दी का सहारा लेते हैं, तो वो उस पर लड़ जाएंगी, उस पर बाकायदे लड़ के आ जाएंगी, मतलब उसका प्रतिवाद करेंगी। तो ये जो न्याय का एक पक्ष है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। आप एक बात को समझिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जो लोग आज़ादी की लड़ाई में कूदे, उसमें 90% लोग वकील थे। महात्मा गांधी बार थे, बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे, सारे लोग बैरिस्टर थे। या दो ही कौमें हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बैरिस्टर या अध्यापक। तो बैरिस्टर जो है या जो वकील होता था वो न्याय के लिए लड़ता था, तो न्याय की एक समझ आती है, और वो समझ सुशीला कार्की में भी बहुत मजबूती से है, और मैं समझता हूँ, और भ्रष्टाचार के विरोध में है। भ्रष्टाचार कभी उन्होंने व्यक्तिगत पैमाने में नहीं किया। हाँ, वो एक ऐसी साफ़ सुथरी महिला हैं जो अपना खाना खुद बनाती हैं अभी भी। हैं, हमारे यहाँ उस लेवल के कोई चीफ जस्टिस हो, राजनीतिज्ञ हो, तो उसके यहाँ 15 ठो बावर्ची रहेंगे और घर में आप घुस नहीं सकते हैं। हैं, 1000 पुलिस खड़े रहेंगे, न जाने क्या क्या होगा। तो उस मायने में तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, आप कोई भी जा सकता है, कोई भी मिल सकता है। सभी को चाय भी पिलाएंगी, अपने हाथ से चाय बना के पिलाएंगी, ये है। तो एक ईमानदार, स्वच्छ और आर्थिक ये जो विषमता है हमारे समाज में बहुत बुरी तरह से फैली हुई है, नेपाली समाज में भी है, तो उस आर्थिक विषमता के खिलाफ भी एक बहुत मजबूती से दृढ़ निश्चय लेकर खड़े होने वाली मंडी है। मैं समझता हूँ कि नेपाल का ये सौभाग्य है कि नेपाल को सुशीला कार्की जैसा प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री ही सही, लेकिन मिला। हाँ, हमारे लिए सौभाग्य नहीं है, हमको ऐसा नहीं मिला कभी, बहुत कम मिले भी तो बहुत कम मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दीपक मलिक जी, जिन्होंने सुशीला कार्की के छात्र जीवन से लेके और उनके अभी तक के व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी हमें बताई। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।